सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम हरियाणा जीके के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे। तो देखिए, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि हम आज क्या पढ़ेंगे, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सबसे पहले वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस वन पर कर लेते हैं। तो वन की बात करें तो हरियाणा में वन की मात्रा बात करें तो 1603 वर्ग किलोमीटर पर है। हरियाणा में जो वन है वो 1603 वर्ग किलोमीटर पर है। और उसके बाद में बात करें कि जो हरियाणा में जो वन है वो आरक्षित कितने हैं, तो 249 वर्ग किलोमीटर हैं वो हरियाणा में वन है, वो आरक्षित हैं जी। उसके बाद में चर्चा करते हैं कि हम वन टॉपिक उठाया है, तो इससे रिलेटेड हम करते हैं कि राज्य में वन दिवस कब मनाया जाता है। राज्य में वन दिवस कब मनाया जाता है, तो बात करें राज्य में 15 जुलाई को वन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं जो 15 जुलाई को जो वन दिवस मनाया जाता है ये कब से प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ था जी 2014 जब बीजेपी सरकार अस्तित्व में आई थी। उसके बाद में हरियाणा में वन दिवस बनाने लग गए थे। वन दिवस कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को। उसके बाद में बात करते हैं जो वन है, तो हरियाणा में जो वन पुरुष है उसको क्या बोला जाता है, यानी वन पुरुष है वो कौन है, तो वन पुरुष की बात करें तो देवेंद्र सुरा को वन पुरुष बोला जाता है। हरियाणा में वन पुरुष किसको बोला जाता है, देवेंद्र सुरा को। और देवेंद्र सुरा का संबंध हरियाणा किस जिले से है, तो हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं। कहाँ से रखते हैं, सोनीपत जिले से देवेंद्र सुरा है वो क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि वन किन के समूह से बनता है, तो वन की बात करें तो वन वृक्षों, घास फूस और जड़ी बूटियों, वनस्पतियों के समूह को हम वन कहते हैं। तो वन में कौन आते हैं जी, वृक्ष आते हैं। वृक्ष की बात करें तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है, हरियाणा का वृक्ष कौन सा है, तो वृक्ष की बात करें तो पीपल है, वो हरियाणा का क्या है, वृक्ष है। हरियाणा का वृक्ष कौन सा है जी, पीपल है। उसके बाद में बात करें हम वृक्ष की, तो हरियाणा में एक कल्प वृक्ष पाया जाता है, वो कौन सा है जी, वो है जी जांटी। वो कौन सा है जी, जांटी। और जांटी से आपको याद आ ही गया होगा कि जांटी से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें एक खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है। उसको राजस्थान की भाषा में सांगरी और हमारे देहाती इलाके में हरियाणा में उसको खोखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी, खोखा बोला जाता है। और राजस्थान की जो भाषा है उसमें उसको सांगरी बोला जाता है। उसके बाद में एक आती है जी किंकर, और किंकर से हमें क्या प्राप्त होता है, किंकर से वो खाद्य पदार्थ नहीं है, जो किंकर से जो प्राप्त होता है वो खाद्य प्राप्त नहीं है, और उससे पातड़ी प्राप्त होती है जी। किंकर से पातड़ी प्राप्त होती है और जांटी से सोंगरा प्राप्त होता है। उसके बाद में बात करते हैं जी वृक्ष की, तो वृक्ष के समूह को क्या कहते हैं, वन कहते हैं। तो हरियाणा में एक वृक्ष और पाया जाता है। हरियाणा में जो कुटिल उद्योग है वो किस वृक्ष पर आश्रित है, तो वो है जी सरकंडा। किस पर है जी, कुटिल उद्योग है सरकंडा पर आश्रित है। और सरकंडा की मून से रस्सी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है जी, रस्सी बनाई जाती है। और रस्सी की बात करूं तो रस्सी दो प्रकार की होती है। जो बाणीय लोग होते हैं ना, बाणीय लोग वो दो प्रकार की रस्सी का यूज करते हैं। एक जो अपने जो गेहूं के जो कट्टे होते हैं उनको बांधने के लिए दो प्रकार की, एक सफेद रस्सी होती है और एक लाल रस्सी होती है। जो सफेद रस्सी होती है वो सरकंडा की बनी होती है। तो सरकंडा है वो
जो कुटीर उद्योग है, हरियाणा में जो कुटीर उद्योग है वो किस पर आश्रित है, कौन से वृक्ष पर आश्रित है, वो सरकंडा पर आश्रित है। उसके बाद में बात करते हैं कि सरकंडा की जो मूल है उससे रस्सी बनाई जाती है और रस्सी से हरियाणा राज्य में मुड्डे तैयार किए जाते हैं। ठीक है जी, मुड्डे तैयार किए जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं, हम ये बताते हैं आपको कि जो वृक्ष है उसमें कल्प वृक्ष कौन सा है, जांटी है। कुटीर उद्योग के लिए कौन सा है, सरकंडा है। उसके बाद में चर्चा करते हैं हम कि जो हरियाणा के अंदर और कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो हरियाणा के अंदर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। और वन कहाँ पे पाए जाते हैं, हरियाणा में। हरियाणा में हमारे हरियाणा में दो स्थान पर वन पाए जाते हैं, एक शिवालिक की पहाड़ियों पर और एक अरावली की पहाड़ियों पर। एक शिवालिक की पहाड़ियों पर और एक अरावली की पहाड़ियों पर है। अरावली की पहाड़ियों पर है। बात करें शिवालिक की पहाड़ियों पर, तो शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वहां पर साल और चीड़ के क्या पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। देखो जी, वृक्ष होते हैं, वृक्ष जो घने वृक्ष लग जाते हैं, ठीक है, तो वो एक जंगल का यानी एक वन का, एक जंगल और बताना आपको, ठीक है, जंगल यानी वन का क्या ले लेते हैं, रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो हरियाणा में जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वहां पर वन पाए जाते हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं वहां पर वन पाए जाते हैं। उन वनों में जो शिवालिक की पहाड़ियों में जो वन है वहां पर साल और चीड़ के क्या पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। और बात करें अरावली की पहाड़ियों की, तो अरावली की पहाड़ियां हैं वहां पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, वहां पर वृक्ष पाए जाते हैं जी। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, वहां पर शुष्क पतझड़ मरुस्थलीय जो वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, शुष्क पतझड़ मरुस्थलीय वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये था जी, क्या था कि हरियाणा में वन पाए जाते हैं, वन में जो वृक्ष पाए जाते हैं, तो वन कहाँ पाए जाते हैं, शिवालिक और अरावली की पहाड़ियों में। और शिवालिक और अरावली की पहाड़ियों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो साल का वृक्ष और चीड़ का वृक्ष शिवालिक की पहाड़ियों में। और उसके बाद में जो शुष्क वन है, शुष्क पतझड़ मरुस्थलीय वन है, वो कहाँ पाए जाते हैं जी, वो पाए जाते हैं अरावली की पहाड़ियों में। उसके बाद में बात करते हैं जंगल की, तो जंगल है जी दो जंगल है जी, वो याद रख लेना। एक है जी सोनार का जंगल, ये है जी कुरुक्षेत्र में। कहाँ है जी, कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में बात करते हैं सोनार के बाद में शीरीष वन है। ये कहाँ है जी, ये है जी सिरसा में। कहाँ है जी, सिरसा में है शीरीष वन या शीरीष जंगल। कहाँ पे है, सिरसा में है। और सोनार जंगल कहाँ पे है जी, ये है जी अपने कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद में बात करते हैं हम कि जो हरियाणा में जो वन नीति आई थी वो कब आई थी, वो आई थी जी 2006 में आई थी। वो कब आई थी जी, 2006 में। और हरियाणा सरकार ने क्या काम किया कि हरियाणा सरकार ने जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, उसको रोकने के लिए कौन से वृक्ष लगाने का आदेश दिया, तो वो है जी पीपल का वृक्ष, एक नीम का वृक्ष और एक बरगद का वृक्ष है, वो लगाने की क्या दिया है कि इससे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम होगी। और उसके बाद में जो अरावली, जो ये हमने पढ़ा था, जो अरावली है, अरावली एक है जी अरावली वन परियोजना है, एक है अरावली वन परियोजना है और एक है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा वन परियोजना है। ये दोनों की किससे संबंधित है, तो ये वृक्षारोपण से संबंधित है। किससे संबंधित है, वृक्षारोपण से संबंधित है। एक है जी, एक बार इसको रफ कर देता हूं मैं, इसको रफ कर देते हैं। एक है अरावली वन परियोजना, एक है अरावली वन परियोजना और दूसरी है जी ग्रीनिंग
ऑफ HR यानी हरियाणा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, और एक है जी अरावली वन परियोजना। ये किससे संबंधित है? ये दोनों की दोनों संबंधित है वृक्षारोपण से। किससे संबंधित है? रोपण से संबंधित है अरावली वन परियोजना और ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। ठीक है, उसके बाद में बात करें जो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा है, ये 1989 से और 1990 से प्रारंभ हुई थी ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। और उसके बाद में अरावली वन परियोजना है, ये कब प्रारंभ हुई थी जी? ये हुई थी जी 1990 से 1991 से प्रारंभ हुई थी। उसके बाद में क्या काम किया कि हरियाणा सरकार थी, तो उन्होंने क्या काम किया? एक वनस्पति वन परियोजना है, वो भी किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से संबंधित है। ये कब योजना ये कब अस्तित्व में आई? ये कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी जी 1 नवंबर 2003 को। ये कब हुई थी जी? 1 नवंबर 2003 को प्रारंभ हुई थी। उसके बाद में बात करते हैं जी अरावली वन परियोजना किससे संबंधित है? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा वन परियोजना किससे संबंधित है? ये दोनों की दोनों किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से संबंधित है। और हरियाणा सरकार ने जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए कौन से वृक्ष ऐसे हैं जिनको लगाने की अनुमति या आदेश दिए हैं? तो वह है जी एक पीपल का वृक्ष है जी, और एक नीम का वृक्ष है, और एक बरगद का वृक्ष है। इन्होंने कहा कि ये लगाइए और ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है उससे छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद में बात करें हम जो इजराइल देश है जी, क्या है? इजराइल देश है, वो हरियाणा को बागवानी परियोजना हरियाणा सरकार ने शुरू की थी उसमें सहयोग दे रहा है। और ये जो बागवानी परियोजना है ये कहाँ है? ये सिरसा में है। सिरसा में कहाँ? मंझियाना में है जी। ये कहाँ है? सिरसा में है। कहाँ है जी? सिरसा में है। सिरसा में मंझियाना जो है वहां पर ये बागवानी परियोजना है, ये प्रारंभ है, और इसमें जो सहयोग दे रहा है वो इजराइल देश दे रहा है। उसके बाद में बात करते हैं हम जी कि जो वृक्ष की बात करें तो वृक्ष आपको बता दिए थे कि कहाँ कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद में एक है जी अनुकूल जो वातावरण है या जो पर्यावरण है उसके अनुकूल एक जेल है जी। वातावरण या पर्यावरण के अनुकूल एक जेल है। उस जेल का क्या नाम है जी? पानीपत में है। कहाँ है जी? पानीपत में है। कहाँ है जी? पानीपत में है। उसके बाद में बात करते हैं, ये हम पढ़ रहे थे सिर्फ वन के बारे में, आगे हम चर्चा करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम अभी वनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर रहे थे, उसके बारे में बात करते हैं जी हम कि जो अपने जो वन होते हैं, ठीक है, तो वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से डिपार्टमेंट कौन से विभाग में आते हैं? तो ये आते हैं जी वन विभाग के अंदर। कौन से विभाग में आते हैं? और वन विभाग में आते हैं जी। ये कौन से विभाग में आते हैं? ये आते हैं जी वन विभाग में आते हैं। और वन विभाग की एक बात बताऊं आपको कि जो वन विभाग है, वन विभाग हरियाणा राज्य के वन विभाग के राष्ट्रीय महिला थी वो कौन सी थी जी? कौन थी? या अमरिंदर कौर थी जी। अमरिंदर कौर थी। ये क्या थी जी? राज्य वन जो विभाग है उसमें जो राष्ट्रीय महिला है वो कौन है जी? अमरिंदर कौर थी। उसके बाद में बात करते हैं हम जी अपनी आगे की कड़ी को चलाते हुए हम बात करते हैं जी वन्य जीव अभ्यारण्य की। ये थोड़ा सा डिस्कशन किया था जी वन के बारे में, अभी हम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें
तो हरियाणा में जो राष्ट्रीय स्तर पर है, यानी राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है वो है जी 2। कितने हैं जी? 2। और जो राज्य स्तरीय अभ्यारण्य है वो है जी 8, 2 है। तो 2 में बात कर ले पहले राष्ट्रीय उद्यान की। तो राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है वो एक तो है जी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, और एक है जी कलेसर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य की बात करें तो सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि खोज किसने खोज की थी? तो इसकी खोज की थी जी पीटर जैक्सन ने। पीटर जैक्सन ने खोज की थी। स्थापना की बात करें तो ये है कहाँ पे, वैसे पूछ लिया जाए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है? तो ये सुल्तानपुर में है, गुरुग्राम में। ये कहाँ है जी? गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में है। उसके बाद में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है जी? ये है जी यमुनानगर में। ये कहाँ है जी? यमुनानगर में। जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसकी खोज पीटर जैक्सन ने की थी, और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी जी 1971 को, यानी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में 1989 को इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकृत कर दिया गया और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इसका। उसके बाद में बात करें कि इसका राष्ट्रीयकरण 1989 में किया गया, और इसका जो नवीन जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया? ठीक है, नवीन तो वो किया गया था, कब किया गया था? वो किया था जुलाई 1991 को किया गया था जी। 1991 को किया गया, 1991 को। उसके बाद में बात करते हैं इसकी विशेषता की, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की। तो इसे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। सलीम अली कौन थे जी? एक पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है जी। उसके बाद में बात करते हैं जी क्या कि जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसमें ज्यादातर प्रवासी पक्षी आते हैं जी। क्या आते हैं? प्रवासी पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी आते हैं। और उन प्रवासी पक्षियों में से सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में कौन सा जो पक्षी है वो यहाँ आता है? तो वो आता है जी साइबेरियन, साइबेरियन, ठीक है जी। उसके बाद में बात करते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय जो उद्यान है इसकी आपको 3 डेटें याद करनी पड़ेगी जी। कौन सी? एक तो 1971 वाली की स्थापना, और राष्ट्रीयकरण कब कब किया गया, और इसे नवीनीकृत कब किया गया, ठीक है जी। तो जुलाई 1991 को, यानी 1991 को इसको नवीनीकृत किया गया। उसके बाद में बात करें कि जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है जी? ये है जी गुरुग्राम में। और जो कलेसर राष्ट्रीय अभयारण्य है वो है जी यमुनानगर में, यमुनानगर में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है जी? ये इसके बारे में 3 बातें हैं जी। पहली बात की बात करूं मैं तो जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है इसके बीच में से जो यमुना नदी है, जो हरियाणा की यमुनानगर से प्रवेश करती है, वो इसके बीच से होकर आती है।
बात करें दूसरी की, तो दूसरा यहाँ पर हिरण पाए जाते हैं जी। तो हिरण तो लगभग होते ही हैं, परंतु यहाँ पर भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं, तो हिरण पाए जाते हैं। और तीसरी बात की बात करूं तो इसमें मुर्गियां पाई जाती हैं, मुर्गे पाए जाते हैं, मुर्गे पाए जाते हैं, और मुर्गे हैं वो लाल कलर के पाए जाते हैं जी। क्या? लाल कलर के पाए जाते हैं, लाल रंग के। उसके बाद में जो राज्य स्तरीय जो अभ्यारण्य है, राज्य स्तरीय अभ्यारण्य है, उनकी बात कर लेते हैं जी, जो अन्य अभ्यारण्यों में आते हैं। तो सबसे पहले अभ्यारण्य की बात करें, सबसे पहले अभ्यारण्य की बात करें तो एक है जी भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ है जी? ये है जी झज्जर में। ये कहाँ है? झज्जर में। उसके बाद में इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी जी 1986 को। 86 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसकी? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य की। उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं इनसे पहले कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा की बात करूं तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा की बात करूं तो सबसे छोटा है जी अबूबसर, जो आगे बताऊंगा आपको मैं, और सबसे छोटा है जी वो है जी छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद में बात करते हैं जो भिंडावास जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये झज्जर में है। 1986 को इसकी स्थापना हुई थी, और ये प्रथम क्या है? ये प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये क्या है? प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है जी। उसके बाद में सेकंड की बात करें तो आता है जी खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य। खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी जी 30 जनवरी और 1987 को। कब? इसकी खप्परवास जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना 30 जनवरी 1987 को हुई थी, 1987 को। उसके बाद में ये है कहाँ जी? ये है जी झज्जर में। ये कहाँ है जी? झज्जर में। और तीसरे जो वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वो आता है जी छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। बात करें कहाँ है तो ये है जी कुरुक्षेत्र में। बात करें स्थापना की तो स्थापना इसकी हुई थी जी 1987 को हुई थी। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। ये है कहाँ? ये है जी कुरुक्षेत्र में। कहाँ है जी? कुरुक्षेत्र में। और स्थापना की बात करें तो 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट वन्य जीव अभ्यारण्य की। तो नेक्स्ट आता है जी एक नाहर या नाहड़ भी बोला जाता है। ठीक है, इसको नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ है जी? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य ये है जी रेवाड़ी में। कहाँ है जी? ये है जी रेवाड़ी में। और इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी जी 1987 को, यानी 1987 को। उसके बाद में बात करते हैं पांचवें वन्य जीव अभ्यारण्य की। तो इसको रख कर देते हैं पहले। पांचवें वन्य जीव अभ्यारण्य की तो वो है जी अबूबसर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ है जी? ये है जी सिरसा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी जी? इसकी स्थापना हुई थी 30 जनवरी 1987 को।
1987 को। उसके बाद में बात करते हैं कि जो अबूबसर वन्य जीव अभयारण्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभयारण्य है वो अबूबसर है। कौन सा है जी? अबूबसर है सबसे बड़ा। बात कर ली हमने सबसे बड़े की, तो सबसे छोटा जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कौन सा है? तो अभी आपको करवाया था छिलचिला जो वन्य जीव अभयारण्य है कुरुक्षेत्र में 1986 को जिसकी स्थापना हुई थी, छिलचिला, वो सबसे छोटा है। ये क्या है? सबसे छोटा है, छिलचिला सबसे छोटा है। उसके बाद में सबसे बड़े की बात कर ली, सबसे छोटे की बात कर ली, तो ये भी पूछ सकते हैं ना कि प्रथम कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बना था? जो झज्जर में आपको सबसे पहले करवाया था, कौन सा अभयारण्य करवाया था? भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, वो प्रथम वन्य जीव अभयारण्य है। और इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी जी 1986 को। उसके बाद में अबूबसर के बाद में हम चलते हैं जी नेक्स्ट वन्य जीव अभयारण्य की। मैं अगले वन्य जीव अभयारण्य की बात करूं तो वो आता है जी खौल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ है जी? ये है जी पंचकुला में। कहाँ है जी? ये है जी पंचकुला में। उसके बाद में स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई जी 13 दिसंबर और 1996 को, यानी 13 दिसंबर 1996 को इसकी स्थापना हुई थी। खौल ही रेतान, ये कहाँ है जी? पंचकुला में। उसके बाद में बात करें हम, एक है जी बीड शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ है जी अभयारण्य? ये भी पंचकुला में है। कहाँ है जी? पंचकुला में। इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 13 मई को हुई थी। 13 मई को हुई थी। और कब? 1987 को, यानी 13 मई 1987, यानी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी जी? बेड शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ है जी? पंचकुला में है। उसके बाद में 8वें वन्य जीव अभयारण्य की बात करूं तो 8वां जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये 7वां है, ये छठा है। उससे पहले हम आपको 5 बता दिए गए थे। पहला कौन सा था? पहला था भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। उसके बाद में कौन सा था? कप्परवास वन्य जीव अभयारण्य। उसके बाद में कौन सा किया था हमने? उसके बाद में छिलचिला वन्य जीव अभयारण्य किया था। फिर कौन सा किया था? नाहर वन्य जीव अभयारण्य किया था। अबूबसर वन्य जीव अभयारण्य जो सिरसा में है, ठीक है, 30 जनवरी 1987 को उसकी स्थापना हुई थी। अभी जो अभयारण्य है 8वां है जी असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ है जी? असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य। इसके बारे में मैं बताऊं आपको तो ये है जी फरीदाबाद में। यदि फरीदाबाद ऑप्शन में ना आए तो आएगा जी मेवात या गुरुग्राम में से एक है, तो आपको वही चखना है। तो सबसे पहले आता है जी फरीदाबाद। तो ओसला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। उसके बाद में 2 संरक्षित क्षेत्र है जी। क्या है? 2 संरक्षित क्षेत्र हैं। संरक्षित क्षेत्र का मतलब जो रिजर्व है वो कौन से है जी? जो रिजर्व है तो वो है जी 2 जो रिजर्व कैटेगरी में है, ठीक है। तो पहला और दूसरा। पहले की बात करें तो वो है जी सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। और एक है जी, ये कहाँ है? सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य है। ये कहाँ है? ये है जी कैथल में। कहाँ है जी? कैथल में ऑप्शन में ना आए तो ये कुरुक्षेत्र में होगा। कहाँ है जी? कुरुक्षेत्र में। कैथल या कुरुक्षेत्र में एक आएगा। उसके बाद में सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। दूसरा कौन सा है? वीरबारा
वन्य जीव अभ्यारण्य, वीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ है जी? ये कहाँ है? ये जींद में है जी। ठीक है। दोनों की स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना 2007 में, इसकी भी स्थापना 2007 में हुई थी जी। ठीक है जी। तो दो रिजर्व अभ्यारण्य है, एक सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरा है वो वीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद में प्रजनन केंद्र पढ़ेंगे हम। प्रजनन केंद्र के बाद में हम चिड़ियाघर पढ़ेंगे, वो आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज हमने वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़े। वन में कौन कौन सी चीज आती है वो बताया, कि जो वन है वो कितने क्षेत्रफल पर है। और एक बात और बता देता हूं आपको कि जो वन है वो 1600 जैसे ये मतलब मार्कर चल नहीं रहा है, मैं बता देता हूं आपको। वन है वो 1603 वर्ग किलोमीटर पर है, और संरक्षित यानी जो रिजर्व में है वो 249 है, पहले बता दिया था आपको। और जो वन जो आपको जो टॉपिक करवा रखा है अभी जो बताया था आपको, ये 2021 की जो वन रिपोर्ट है वो हमने पहले ही आपको करवा दिया था। ठीक है। और बताऊं आपको, तो जो ये वन वाली जो वीडियो है 2021 रिपोर्ट वाली, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करने के बाद में आप 2021 की वन रिपोर्ट पढ़ लेंगे, वन की जो रिपोर्ट है। उसके बाद में जो 1603 वर्ग किलोमीटर पर बताया था वो कितने प्रतिशत पर है? 3.36% पर है। ठीक है। तो इस प्रकार से वनों के बारे में, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में और दो आरक्षित इन अभ्यारण्यों के बारे में हमने आरक्षित जो अभ्यारण्य है उनके बारे में चर्चा की आज। तो साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो, और बने रहिएगा हमारे चैनल पर और देखते रहिए प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर।